क्या होगा अगर कोई दुश्मन आपके घर में घुसकर वार करे और सोचे कि आप हमेशा की तरह बस एक खत लिखकर चुप बैठ जाएंगे? लेकिन वो भूल गए थे कि ये वो नया भारत है जो अब आंसू नहीं बहाता बल्कि घर में घुसकर दुश्मन को सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। आज हम आपको उस रात की अनकही कहानी बताएंगे जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों की चिताएं एक साथ जला दी थी। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तारीख थी 15 फरवरी 2019। अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर ऊपर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक अति आधुनिक और हाई रेजोल्यूशन जासूसी सैटेलाइट अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा था। अचानक सिस्टम में एक सीक्रेट कमांड फीड होती है। सैटेलाइट अपना पुराना रास्ता बदलता है और उसकी पैनी नजरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक बेहद खामोश पहाड़ी इलाके पर जाकर टिक जाती हैं। इस जगह का नाम था बालाकोट। ठीक उसी वक्त जमीन पर भी एक बेहद खतरनाक खेल चल रहा था। पठानी कपड़ों में और चेहरे को गमछे से ढके दो लोग उस पहाड़ी कैंप के आसपास मंडरा रहे थे। देखने में वो आम स्थानीय पठान लग रहे थे, लेकिन असल में वो रॉ के अंडरकवर एजेंट्स थे। उन्होंने वहां जो मंजर देखा उसने उनके भी होश उड़ा दिए। वो कोई साधारण जगह नहीं थी बल्कि घने जंगलों के बीच छिपाया गया एक अभेद्य किला था। अंदर 500 से ज्यादा खूंखार आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे। इंटेलिजेंस की फाइलों के मुताबिक ये वही खौफनाक जगह थी जहां कभी 26/11 के आतंकी अजमल कस्साब जैसे दरिंदों को हथियार चलाना सिखाया गया था। और सबसे बड़ी खतरे की घंटी ये थी कि अगले कुछ ही दिनों में 300 नए आतंकी वहां पहुंचने वाले थे। रॉ के इन जांबाजों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस कैंप के चप्पे चप्पे की तस्वीरें खींची और ग्राउंड इंटेलिजेंस के साथ सीधे नई दिल्ली के रॉ हेडक्वार्टर भेज दी। रॉ चीफ अनिल धस्माना को स्थिति की गंभीरता समझते देर न लगी। वो जान चुके थे कि अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो भारी तबाही पक्की है। इसी खुफिया जानकारी के आधार पर भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे गुप्त मिशन की रूपरेखा तैयार होने वाली थी, जिसका नाम था ऑपरेशन बंदर। लेकिन आखिर नौबत यहां तक कैसे पहुंची, इसे समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा। 14 फरवरी 2019, भारतीय इतिहास का वो काला दिन जिसे ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर दोपहर का समय था। 78 गाड़ियों वाला सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इन ट्रकों और बसों में हमारे 2500 वीर जवान सवार थे। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छाने वाला है। काफिले को सफर शुरू किए मुश्किल से 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक एक लिंक रोड से एक संदिग्ध गाड़ी मेन हाईवे पर आ जाती है। उस गाड़ी के अंदर 300 किलो खतरनाक आरडीएक्स विस्फोटक भरा हुआ था। इससे पहले कि हमारे जवानों की बस का ड्राइवर कुछ समझ पाता, उस आत्मघाती हमलावर ने अपनी विस्फोटक से भरी कार सीधा सीआरपीएफ की एक बस से टकरा दी। एक ऐसा कान फोड़ू धमाका हुआ जिसने कई किलोमीटर तक धरती को हिलाकर रख दिया। आसमान में आग और धुएं का भयानक गुबार उठा और देखते ही देखते हमारे 40 शूरवीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इस बुजदिल हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान में बैठे खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। बहावलपुर में छिपा बैठा उसका आका मसूद अजहर ये मुगालता पाले था कि भारत सरकार हमेशा की तरह बस कड़ी निंदा करे, एक और डोजियर सौंपेगी और मामला शांत हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये 2019 का नया भारत है, वो भारत जो चुप नहीं बैठता बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारता है। हमले के ठीक 4 दिन बाद 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में हलचल तेज थी। रॉ चीफ अनिल धस्माना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे। वहां मीटिंग रूम में पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख पहले से मौजूद थे। पीएम मोदी की आंखों में वही दर्द और गुस्सा था जो उस वक्त देश का हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा था। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से कहा, अब बहुत हो चुका। हर बार हम संयम बरतते हैं और वो लोग इसे हमारी कमजोरी मान लेते हैं। इस बार मुझे सख्त एक्शन चाहिए। तभी रॉ चीफ ने प्रोजेक्टर ऑन किया और बालाकोट कैंप की वो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें सबके सामने रख दी। उन्होंने बताया, सर, ये जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग अड्डा है। मसूद अजहर का भाई और उसके सभी टॉप कमांडर्स अभी वहीं छुपे हैं। अगर हमने इसे नेस्तनाबूद कर दिया तो जैश की कमर टूट जाएगी और उन्हें वापस खड़े होने में 10 साल लग जाएंगे। इस पर आर्मी चीफ ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि सर, उरी हमले के बाद हमने जमीनी रास्ते से सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन अब दुश्मन पूरी तरह अलर्ट है। बॉर्डर पर कड़ी पहरेदारी है। तभी अजीत डोभाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर आज हमने खामोशी ओढ़ ली तो वो हमारी इस खामोशी को हमारी बुजदिली समझेंगे। वो दोबारा आएंगे और फिर हमारा खून बहाएंगे। इस बार हमें उनके दिमाग में एक ऐसा खौफ बिठाना होगा जो उनकी आने वाली नस्लों को भी याद रहे। पूरे कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर शांत बैठे सब सुन रहे थे। फिर वो अपनी जगह से उठे, वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ की आंखों में देखा और बस इतना पूछा, चीफ, क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? बिना एक भी सेकंड गंवाए एयर चीफ धनोआ ने जवाब दिया, सर, हम उन आतंकियों के लिए धरती पर ही नर्क बना देंगे। पीएम ने एक गहरी सांस ली और अपना आखिरी फैसला सुनाया, गो अहेड। लेकिन इस बात का सख्त ध्यान रहे कि मुझे सिविलियंस का कोई नुकसान नहीं चाहिए। हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी और उनके हैंडलर्स होने चाहिए। बस इसी एक फैसले के साथ ऑपरेशन बंदर को हरी झंडी मिल गई।
इसका कोड नाम बंदर क्यों रखा गया? क्योंकि जिस तरह रामायण काल में हनुमान जी ने लंका को भस्म किया था, ठीक उसी तरह आज रात भारतीय वायुसेना की ये वानर सेना आतंकियों की लंका को राख में मिलाने निकली थी। रॉ को एक ऐसा परफेक्ट टारगेट चुनने का काम सौंपा गया जो पाकिस्तानी सेना का ठिकाना न हो, जहां आम लोग न रहते हों, लेकिन आतंकियों का पूरा ढांचा वहां मौजूद हो। रॉ की खुफिया फाइलों से एक ही नाम सबसे ऊपर आया, जाबा टॉप बालाकोट। खैबर पख्तूनख्वा के घने जंगलों में एक ऊंची पहाड़ी पर बना जैश का वो सबसे बड़ा अड्डा। वहां टॉप कमांडर्स और मसूद अजहर के भाई की मौजूदगी पक्की थी, लेकिन वो जगह एलओसी से 70 किलोमीटर अंदर थी। वहां तक पहुंचने का सीधा सा मतलब था कि हमारे फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अंदर घुसना होगा। प्लान सेट हो चुका था, अब बारी थी इसके खतरनाक एग्जीक्यूशन की। दुनिया और दुश्मन को भ्रम में रखने के लिए 20 से 24 फरवरी तक बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो को जानबूझकर कैंसिल नहीं किया गया। वायुसेना के बड़े अफसर दुनिया को दिखाने के लिए वहां पार्टियां अटेंड कर रहे थे और भाषण दे रहे थे। मीडिया को लगा कि भारत सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाए रखेगा, लेकिन असल एक्शन तो ग्वालियर एयरबेस पर चल रहा था। ग्वालियर में मौजूद मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन को तैयार किया गया। अचानक ग्वालियर बेस को सील कर दिया गया और बाहर ये खबर फैलाई गई कि ये बस एक रूटीन इंस्पेक्शन है। पायलट्स के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई, यहां तक कि उन्हें अपनी फैमिली को भी ये बताने की इजाजत नहीं थी कि वो किस मिशन पर जा रहे हैं। इधर एक साइकोलॉजिकल गेम के तहत कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना ने अपने जेट से लगातार नाइट उड़ानें शुरू कर दी। हर रात जेट्स उड़ान भरते, बॉर्डर के करीब जाते और वापस लौट आते। पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स इसे रोज की नॉर्मल पेट्रोलिंग समझकर रिलैक्स होने लगे। इधर ग्वालियर में पायलट्स को क्रिस्टल मेज मिसाइलों और स्पाइस 2000 बमों के साथ कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही थी। स्पाइस 2000 एक ऐसा स्मार्ट बॉम्ब है जो बिल्डिंग की छत में एक छोटा छेद करके अंदर घुसता है और फिर जोरदार फटता है। इसका फायदा ये होता है कि बाहर से बिल्डिंग का ढांचा वैसा ही खड़ा रहता है, लेकिन अंदर मौजूद सब कुछ जलकर राख हो जाता है। आखिरकार वो रात आ ही गई। 26 फरवरी 2019 रात के 3 बज रहे थे। मौसम बेहद खराब था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। दिल्ली के वॉर रूम में बैठे एयरफोर्स चीफ धनोवा के मन में बस एक ही सवाल था कि कहीं मौसम की खराबी के चलते मिशन को रोकना न पड़ जाए। लेकिन तभी फाइनल कमांड आई, टेक ऑफ। रणनीति के तहत सबसे पहले कुछ लड़ाकू विमानों को बहावलपुर और लाहौर की तरफ भेजा गया। पाकिस्तानी रडार्स ने उन्हें देखा और उनके पसीने छूट गए। उन्हें लगा कि भारत लाहौर पर बड़ा हमला करने आ रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने आनंद फानन में अपने बचाव के लिए जेट्स को दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर हमारा मुख्य प्रहार करने वाला मिराज 2000 का दस्ता उत्तर से हिमालय की दुर्गम घाटियों के बीच नीचे नीचे उड़ता हुआ बालाकोट की तरफ घुस गया। इसे टेरेन मास्किंग टेक्निक कहते हैं, यानी पहाड़ों की आड़ लेकर उड़ान भरना ताकि दुश्मन का रडार आपको पकड़ न सके। जैसे ही हमारे लड़ाकू विमान एलओसी के करीब पहुंचे, मिराज जेट्स ने अचानक अपना एल्टीट्यूड बढ़ाई, टारगेट को लॉक किया और एक के बाद एक 5 स्पाइस 2000 बम आसमान से गिरा दिए। 5 भयंकर धमाकों ने उस पूरे कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया। जो आतंकी अपने बिस्तरों में सो रहे थे और भारत को तबाह करने के सपने देख रहे थे, वो नींद में ही सीधे मौत की नींद सो गए। पायलट्स ने सुरक्षित लौटते हुए अपना कोड वर्ड बोला, बंदर मारा गया, और पलक झपकते ही वो भारतीय एयर स्पेस में वापस आ गए। उस रात 300 से ज्यादा खूंखार आतंकियों का सफाया हो गया था। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई की। उनके F-16 जेट्स भारतीय सैन्य ठिकानों की तरफ बढ़े, लेकिन भारतीय वायुसेना पहले से ही तैयार थी। रडार्स ने तुरंत पाकिस्तानी जेट्स को डिटेक्ट कर लिया। उन्हें रोकने के लिए श्रीनगर एयरबेस से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 बाइसन में उड़ान भरी। ये डॉग फाइट बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन अभिनंदन ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक पाकिस्तानी जेट को एंगेज कर लिया। उन्होंने अपनी मिसाइल फायर की जो सीधे दुश्मन के टारगेट से जा टकराई, लेकिन इसी दौरान उनका अपना विमान भी दुश्मन की मिसाइल से हिट हो गया। उन्हें इजेक्ट करना पड़ा और वो हवा से गिरते हुए पाकिस्तान की जमीन पर उतर आए। वहां उन्हें गांव वालों की भीड़ ने पकड़ लिया। तभी अभिनंदन ने खुफिया दस्तावेज अपनी जेब से निकाला और चबाने लगे। फिर कुछ देर बाद पाकिस्तानी सेना आई और उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन कैद और कड़ी पूछताछ के दौरान भी ये भारतीय शेर बिल्कुल नहीं डरा। उन्होंने दुश्मन की आंखों में देखकर साफ लहजे में कह दिया, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने साफ संदेश दे दिया कि हमारा पायलट हमें बिना किसी खरोच के और बिना किसी शर्त के वापस चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ज्यादा दबाव बना कि आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा और उन्होंने पायलट को रिहा करने का फैसला किया। 1 मार्च 2019 का दिन, वाघा बॉर्डर पर हजारों लोगों की भीड़ हाथों में तिरंगा लिए खड़ी थी। जब विंग कमांडर अभिनंदन ने गेट पार करके भारत की मिट्टी पर कदम रखा तो वो सिर्फ एक पायलट नहीं रहे थे, बल्कि पूरे देश के लिए अदम्य साहस का प्रतीक बन चुके थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सेना का ऑपरेशन नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक चीखता हुआ संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है और निर्णायक कदम उठा सकता है। दोस्तों, अगर भारत के इन जांबाजों की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल दहला देने वाली और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।